बड़े आप ध्यान से देखिए, हमें आज जो क्लास है वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर क्लास है हम लोगों का। और इसको समझना चाहेंगे क्या होता है एस्ट्रोलॉजी का एबीसीडी। सबसे पहले समझते हैं हम लोग राशि। राशि जो होती है बेसिकली इज अ फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड पार्टिकल। राशि को क्या बोलते हैं? फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड पार्टिकल। अर्थात राशियां जो होती है ना, ये सारी 12 राशियां ये भगवान के शरीर का अंग होती हैं। भगवान के शरीर का अंग हैं राशियां। हम लोग क्या करते हैं, कुंडली रीड आउट करते हैं। ये कुंडली है इधर, वो नेक्स्ट पे अभी लेंगे। कुंडली रीड करने पर ज्यादा ध्यान होता है, राशि को समझने पर ध्यान नहीं होता, जबकि राशियां भगवान का अंग हैं। ठीक है, और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे जरूरी है, किस एंगल से जरूरी है? देखिए, हर राशि जो होती है उसके अंदर गुण किस प्रकार के होते हैं। कोई चर राशि यानी मूवेबल राशि होती है, कोई फिक्स साइन वाली राशि होती है, कोई ड्यूल साइन वाली राशि होती है, और फायरी साइन की राशि होती है, उभयचर। ठीक है, इस तरह कई राशियां वगैरह होती है, इवन ऑड साइन होते हैं राशियां का। क्योंकि जब तक हम राशि को नहीं समझेंगे हमारे को आगे नहीं आएगी। हर ग्रह की 2 राशियां होती हैं, सिर्फ कर्क चंद्रमा को छोड़ करके और सूर्य को छोड़ के हर ग्रह की 2 राशियां होती हैं। मंगल की भी 2 राशियां हैं, शुक्र की भी 2 राशियां हैं, बुध की भी 2 राशियां हैं। ठीक है, बुध की जैसे ये देखिए आप, मिथुन राशि है, दूसरी कन्या राशि है। मंगल की पहली मेष राशि है, दूसरी वृश्चिक राशि है। हर ग्रह की 2 राशियां होती हैं। क्लियर? सिंपल सी चीज है। सिर्फ चंद्रमा और सूर्य क्यों इनकी एक ही एक राशियां हुई? कारण सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है। राजा और रानी तो एक ही रहेंगे ना भाई साहब, वो थोड़ी ड्यूल होंगे, वो तो एक ही होंगे। तो राजा और रानी की एक ही राशियां होती हैं। अब आते हैं हर ग्रह की, जैसे हमने कहा कि 2 राशियां होती हैं। ठीक है, अब राशियों के अंदर क्या होता है, एक सेकेंड में थोड़ा सा और थोड़ा नेक्स्ट पेज कर देता हूं क्योंकि आपको इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपको। हाँ, हो गया। नेक्स्ट पे ये सारा पीपीटी आपको मिल जाएगा क्लास में। अब होता क्या है कि हमारी जो राशियां होती हैं, क्या होता है, अग्नि तत्व की राशियां होती हैं, फायरी एलिमेंट। तो वो कौन सी होती हैं? 1, 5 और 9, ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। पृथ्वी तत्व की राशियां कौन सी होती हैं? वो होती हैं 2, 6 और 10। उसके बाद वायु तत्व की राशियां कौन सी होती हैं? वायु तत्व की राशियां होती हैं 3, 7 और 11। उसके बाद बचा जल तत्व की राशियां, ये जल तत्व की राशियां होती हैं। ठीक है, राशियां जो होती हैं वो अपना अपना महत्व रखती हैं। कैसे महत्व रखती हैं? ये अग्नि वाली राशियां हैं, और इसमें गलती से अग्नि वाला ग्रह बैठ जाए। अग्नि ग्रह कौन से होते हैं? अग्नि ग्रह होते हैं सूर्य है, मंगल है, ये अग्नि ग्रह हैं। ठीक है, अगर अग्नि ग्रह, जैसे हमने कहा कि मेष राशि में अग्नि ग्रह मंगल बैठ जाता है तो आदमी हाई बीपी वाला हो गया, आदमी जो है वो शॉर्ट टेम्पर वाला हो गया। ठीक है, आदमी जो है उसको खाना वही पसंद आएगा जो स्पाइसी होगा, उसका स्पाइस वाला खाना पसंद आएगा। तो अग्नि तत्व की राशि में अग्नि ग्रह बढ़ जाते हैं तो वो पूरी शक्ति के साथ अपना प्रचंड रूप दिखाते हैं। बात क्लियर? अब अगला पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अगले पॉइंट पर ऐसे चलते हैं हम, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अगले पॉइंट पर चलते हैं, यहां ले लेते हैं।
ये हमारा कालपुरुषा कुंडली आ गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कालपुरुषा कुंडली। अब होता क्या है कि हम जो है ना इस कुंडली को रीड करने पर ज्यादा फोकसिंग होती है, लेकिन हमें राशि पढ़ने पर फोकस नहीं होती, ठीक है। सबसे कीमती राशियां क्या होती हैं, जैसे मैं राशियों को थोड़ा और अच्छे से बता देता हूं। देखिए राशि क्या है, 1 4 7 10, इसको बोलते हैं मूवेबल राशि। आपने पंचांग देखा होगा, पंचांग में क्या होता है कि किस राशि का प्रातः काल उदय हुआ, वो एक राशि जो होती है वो 2 घंटे का लगन बनती है। कितने घंटे का? 2 घंटे का हमारा उस राशि का लगन बन जाता, ठीक। अब मान लीजिए ये मूवेबल साइन है, किसी का सुबह 10 से 12 बजे तक मान लीजिए तुला राशि थी, तुला राशि 10 से 12 बजे तक थी, तो उस आदमी को अपनी दुकान जो है रोज 10 से 12 के बीच में खोलनी चाहिए। क्यों? दुकान रोज खोलनी है तो मूवेबल साइन में खोलेंगे तो सेल ज्यादा होगी। सिंपल सी बात, अपने को कहीं बुद्धि नहीं लगानी, ठीक। इसी तरह अगर हमने कहा कि फिक्स साइन कौन से हैं, फिक्स साइन होते हैं 2 5 8 और 11, ठीक है। अगर गलती से मान लीजिए आपका 9 से 11 बजे के बीच में आपका फिक्स साइन की राशि आ गई और आपने दुकान खोली, तो आप पाएंगे सेल कम हुई है, सेल ना के बराबर हुई है। कुछ चीजें मूवेबल साइन में इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि हमने राशियों को इग्नोर किया तो इसलिए हम लोग एस्ट्रोलॉजी में कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा रहेंगे। क्लियर? फिक्स साइन का जो यूज होता है, बेसिकली फिक्स साइन यानी फिक्स राशि का जो यूज होता है वो यूज होता है आपके विवाह के लिए। विवाह कोई रोज वाली चीज तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो विवाह जो है वो फिक्स साइन के लिए, आपने घर लेना है तो घर भी फिक्स साइन के लिए, आपने पूजा करनी है पूजा भी फिक्स साइन के लिए। दिवाली पर जो है हमेशा पूजा फिक्स साइन पर रिकमेंड की जाती है, 2 5 8 11। सारा दिन टीवी पर इसी राशि का जिक्र होता है, ठीक है। ये दोपहर में आएगी, बिजनेस वाले इस राशि पर आप करेंगे पूजा, और तपस्वी लोग अर्धरात्रि 1 बजे इससे पूजा करेंगे। तो इस तरह से राशियों का इस्तेमाल किया जाता है अच्छे तरीके से। फिर इन राशियों की थोड़ी सी एडवांसमेंट भी आती है। जब आप एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा कि किस तरह से शीर्षोदय राशि क्या होती हैं। फिर आता है हमारी पृष्ठोदय राशियां क्या होती हैं, क्या रिजल्ट देंगी। अगर इनमें कोई ग्रह बैठा है पृष्ठोदय राशि में, शीर्षोदय राशि में ग्रह बैठ जाए तो क्या फल देगा। उभयदो राशि में ग्रह बैठ जाएगा तो क्या फल हो जाएगा। बात क्लियर हुई? ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, राशियों में क्या फर्क पड़ जाता है। फिर आता है हमारा मूल राशि, फिर आता है जीव राशि, ठीक है। फिर आता है धातु राशि, ठीक है ना। तो जीव राशि में जीव का जन्म भी होता है, घर में मेहमान भी आते हैं, हम ये सब चीजें जीव राशि से देखते हैं। क्लियर? मूल का अर्थ होता है जमीन से जुड़ी हुई चीजें, हमारे खाद्य पदार्थ, अनाज। हमें इन राशियों में, मूल राशियों में यदि हम अनाज खरीदते हैं तो आप देख लेना अगली बार आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सिंपल सा है, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है साहब, हमें ये उपाय करना है या वो उपाय करना, हमें कोई उपाय नहीं करना। सिर्फ एक ही काम करना है, मूल राशि में हमें क्या करना चाहिए, सामान खरीदेंगे तो हमारा सामान बढ़ेगा। धातु राशि में धातु से संबंधित वस्तुएं खरीदेंगे तो उसकी वृद्धि होगी। बात समझ रहे हैं? तो छोटी सी चीज है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आसान है। क्लास में तो मैं पर्सनल अटेंशन देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट आता है कि हमारी राशियां कलात्मक कौन सी राशि हैं।
कलात्मक राशियां, हम लोग एजुकेशन के अंदर ये चीजें पढ़ते हैं। अर्ध तकनीक वाली कौन सी राशि है? अर्ध तकनीकी राशियां, ये राशियां अलग होती हैं। फिर आता है हमारा तकनीकी राशियां। तकनीकी राशियां कौन सी हैं? क्योंकि हम बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, आगे अच्छा उसका फ्यूचर बन सके, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ग्रह टेक्निकल साइन में बैठे हैं, नॉन टेक्निकल साइन में बैठे हैं, या आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट बच्चा ले, या सेमी टेक्निकल सब्जेक्ट ले, या टेक्निकल सब्जेक्ट ले। तो these signs helps to the person to recognize, to identify the sign कि मेरा फ्यूचर किस डायरेक्शन में सही जाना चाहिए मुझे, अदरवाइज लोग तो अपने आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर राशियों में बॉडी से रिलेटेड आता है पॉइंट, पित्त वाली राशियां। पित्त वाली कौन सी हैं? जो एसिडिटी क्रिएट करती हैं। जैसे सपोज 5th हाउस में सिंह राशि है और इसमें सूर्य बैठ जाए, द पर्सन हैविंग ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी। या मान लीजिए मेष राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, 5वें भाव में मेष राशि आ गई 5वें घर में, और उसी में जो है सूर्य देव बैठे हैं, उच्च के होके बैठे हैं, द पर्सन हैविंग ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, सिंपल। तो वो पित्त वाली राशियां हैं। फिर आता है कफ वाली राशियां, ठीक है। फिर आता है आपका वात वाली, वायु विकार हो जाता है, वायु विकार से हमें घुटनों की प्रॉब्लम होती है। तो जब ग्रह वायु तत्व की राशि में बैठ जाते हैं, उनकी जब दशाएं आती हैं, सो वी हैव ए प्रॉब्लम, लिटिल बिट ऑफ जॉइंट पेन्स एंड सम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, तो इस तरह से आ जाती है। बात समझ रहे हैं? तो वायु तत्व की राशियां ये भी समझनी जरूरी है, तो ये ध्येय से जरूरी है, ठीक है। फिर राशियों के अंग भी होते हैं, जैसे ये मेष राशि है, तो मेष राशि सिर को डिनोट करती है, ठीक है। वृष राशि मुंह को डिनोट करती है, ठीक है। मिथुन राशि शोल्डर को डिनोट करती है, ठीक है। तो राशियां कैसे हमारे शरीर के अंग को डिनोट करती हैं? अब जैसे मैंने कहा कि सिर है, इस राशि पर अगर पाप प्रभाव है, क्या है? पाप प्रभाव। और इस राशि का स्वामी भी पाप प्रभाव में कौन हो गया? मंगल हो गया, मंगल भी पाप प्रभाव में आ गया, तो क्या है? और गोचर में पापी ग्रह या दशा का संबंध हो गया, तो आप ये कह सकते हैं सिर पर चोट लग गई। जब किसी अंग में चोट लगती है तो आप चेक करें उस अंग की राशि, राशि स्वामी, ये सब पीड़ित होंगे। क्या होंगे? पीड़ित, तभी वो दुर्घटना घटती है, अदरवाइज नहीं घटती है। छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात को हम इजीली समझ लेते हैं। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो, एनीवन कैन रेज द हैंड एंड कैन आस्क द क्वेश्चन, बट एनीहाउ वी आर कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या होता है कि राशियां क्या होती हैं? ये सदा विषम राशियां होती हैं, ऑड नंबर वाली। ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, दीज आर कॉल्ड ऑड नंबर राशि। इस ऑड नंबर राशि का के साथ एक और नाम आता है कि हमारी मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? मूल त्रिकोण राशि, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, शनि महाराज जी की 2 राशियां होती हैं, एक होती है मकर राशि, दूसरी होती है कुंभ राशि, ठीक है। मकर राशि होती है 10 नंबर, कुंभ राशि होती है 11 नंबर। तो शनि महाराज जी की जो कुंभ राशि है वो है मूल त्रिकोण राशि। क्या है? मूल त्रिकोण राशि, ठीक। अब मूल त्रिकोण राशि का क्या अर्थ है? मूल त्रिकोण शब्द का अर्थ होता है जीवन का प्रारंभ, जीवन का प्रारंभ। मान लीजिए किसी का मूल त्रिकोण राशि ये शनि है, इसमें बृहस्पति बैठा है और उसकी दशा आ गई, तो आप पाएंगे कि उस जातक का जीवन एक नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है, नए सिरे से, क्योंकि वो मूल त्रिकोण राशि है शनि महाराज जी की।
तो मूल त्रिकोण राशि में जब कोई ग्रह बैठा होता है, जब उसकी दशा आती है, वो एक नए सिरे से नए अंदाज में आपको जीवन में आगे ले जाता है। डेट इज कॉल्ड मूल त्रिकोण राशि। सिंपल सी बात है। अब आते हैं हम हाउसेस पर। ये 12 भाव लिखे हुए हैं, देखिए इन 12 भाव के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ बड़ा इजी है। देखो एक सांस के अंदर भी आपको इजीली याद हो जाता है। वैसे एक हाउस के 20 पॉइंट होते हैं, 15-20 पॉइंट कम से कम होते हैं आज के मॉडर्न इरा के अनुसार, आज के मॉडर्न टाइप के अनुसार। ठीक है, अब मैं समझाता हूं। मेष राशि यानी किसी जातक का जन्म हुआ तो उसका लगन बना मेष। सेकेंड हाउस योर फैमिली, आपके मम्मी पापा, फैमिली। थर्ड हाउस इज योर हाउस ऑफ सिबलिंग, आपके बाद छोटे भाई बहन भी तो आएंगे। फोर्थ हाउस योर माता का प्यार। फिफ्थ हाउस योर एजुकेशन। ठीक। सिक्स हाउस योर सर्विस, आपने पढ़ाई पूरी कर ली, अब क्या करोगे? नौकरी करोगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या करेंगे? मम्मी पापा आपकी शादी कर देंगे। शादी करने के बाद जीवन में कुछ घटनाएं घटेंगी, ठीक है, अप एंड डाउन आएंगे। ऑल ऑफ सडन जो भी घटता है that is to be seen only and only from 8th house। अप एंड डाउन भी होता है, जबकि इसको नॉर्मली स्टार्टिंग एस्ट्रोलॉजी में मृत्यु भाव भी कहा जाता है। 9th हाउस क्या है? आपका भाग्य, आपका लक, आपके बायोलॉजिकल फादर, आपके गुरु। जैसे मैंने 3 नाम बताए, एक हाउस के 3 नाम में, जैसे वैसे और भी है, और भी क्या है, जैसे ये फॉरेन है, धार्मिक यात्रा है, बहुत सारे नाम है। देखो, चलो मैं 9th हाउस के कुछ एक बता दिए। क्या क्या 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है? भाग्य को करता है, बायोलॉजिकल फादर को करता है, गुरु को करता है, फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, धार्मिक यात्रा को करता है, और हायर एजुकेशन को भी करता है। हायर एजुकेशन, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, डेट हम 9th हाउस से उसको देखेंगे। 10वां घर हमारा कर्म का है। अब 10वें घर को 2 रूप में जाना जाता है। बुध से हम जानते हैं व्यापार में, और शनि भगवान जी को जानते हैं हम इंडस्ट्री यानी फैक्ट्री के रूप में। क्लियर? 10वां घर मूल रूप से हमारा कर्म का है। अगर हम आज के दौर में इसको थोड़ा बाइफरकेट करते हैं आगे चल के, तो बुध जो है आपका व्यापार का कारक है, पर शनि देव हमारे फैक्ट्री के कारक है। 11th हाउस हमारा लाभ है। लाभ का मतलब दूसरा नाम क्या है? इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति, आपकी इच्छाओं की पूर्ति। भाई साहब, आपने नौकरी करी, फिर तनख्वाह मिली ना, लाभ हुआ, सैलरी मिली। 12वां घर होता है एक्सपेंडिचर का, खर्चे का, एक्सपेंडिचर। आप कुछ कमाएंगे तो खर्चा भी तो करेंगे ना साहब, तो 12वां घर खर्चे का भी होता है। सिंपल सा है। देखो, मैंने जन्म लिया, मेरी फैमिली हुई, मेरे छोटे भाई बहन, मेरे मम्मी का प्यार, मेरी एजुकेशन, मेरी नौकरी, फिर मेरी शादी हुई, अप एंड डाउन देखे, भाग्य मेरा साथ दे रहा है नहीं दे रहा, मेरी कर्म गति व्यापार पर है या फैक्ट्री पर है, या तीसरा एक और ले लो, नौकरी पर है। ठीक है, फिर आ जाता है कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति हुई अथवा नहीं हुई, फिर मेरे क्या खर्चे हुए जीवन में। तो कई नाम है। जेल यात्रा भी 12वां घर है, हॉस्पिटल को भी 12वां घर कहते हैं। ये डिटेल का विषय है, जो क्लास का पॉइंट है। यहाँ तो हम थोड़ा सा हल्के में चल लेते हैं, तो इसलिए इसको चल पड़े। ठीक है, अब आगे चले। फिर आता है हमारा, इस 12 भाव को पढ़ने के बाद एक कुंडली होती है जिसको कहते हैं भाव बोधक कुंडली। इसको समझना बहुत जरूरी होता है। भाव बोधक का मतलब होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसे? रिलेशनशिप, ये व्यक्ति का जन्म हुआ, ये उसके फादर हुए, अब इसकी शादी हुई तो कल को इसकी संतान हुई, यानी जातक का जब विवाह होगा तो उसकी संतान हुई, ये उसकी पत्नी हुई। ठीक है, ये बड़े भाई हुए,
ये भाव बोधक कुंडली होती है, इसमें बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी आपको अलग से। ठीक है, तो हमारा संबंध क्या है, हमारा परिवार क्या है, उसका बाइफर्केशन है भाव बोधक कुंडली। फिर आता है भाव से शरीर का अंग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे ये सिर हो गया, ठीक है ना, ये पेट हो गया। पेट के दो भाग होते हैं, ये नाभि से ऊपर का पेट है, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये नाभि से नीचे वाला पेट है, नाभि से नीचे, डिफरेंस है पेट में। ठीक है, इंटेस्टाइन्स जो आती हैं वो 6th हाउस से देखा जाता है, ना कि 5th हाउस से। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं कि भाई कैसे क्या है। फिर आता है ग्रह क्या होते हैं, क्या मतलब ग्रह क्या होते हैं। ग्रह बेसिकली इसका हिंदी में मीनिंग है चेतना, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो हमारी चेतना क्या है वो ग्रहों से जाना जाता है। अब क्या होता है कि ग्रह जो होते हैं वो भी अग्नि को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, पृथ्वी को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, वायु को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, जैसे शनि वायु को रिप्रेजेंट करते हैं, जल को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, जैसे चंद्रमा जल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह होते हैं, जैसे जुपिटर है। सो हम इन ग्रहों को समझेंगे, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं और कैसे इसको समझते हैं। फिर ग्रह क्या होता है, उच्च का होता है, बड़ा आसानी से सिखा देता हूं। जैसे ही सूर्य यहाँ उच्च का है मेष राशि में, ठीक इसके सामने वाली राशि में वो नीच का हो जाएगा, सीधी सी बात, कोई बुद्धि नहीं लगानी। मंगल यहाँ उच्च का है, ठीक सामने वाली राशि में मंगल नीच का हो जाएगा। बात क्लियर। कौन सा ग्रह उच्च का है कौन सा नीच का याद रखना ही नहीं अपने को, जहां वो उच्च का है ठीक उसके सामने वाली राशि में ग्रह नीच का हो जाता है। तो लेकिन जब ग्रह नीच का हो जाता है तो उसके इफेक्ट्स क्या हैं, वो तो क्लास का विषय है कि इफेक्ट्स क्या आएंगे लाइफ में। ठीक है, वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे। फिर आता है कि दो ग्रह कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं, मान लीजिए सूर्य के साथ बुध बैठा है, तो ये दोनों क्या कहलाए, मित्र ग्रह। अब मान लीजिए सूर्य के साथ हमने, इसी सूर्य के साथ शनि भगवान को बिठा दिया, तो ये क्या कहलाए, दो शत्रु ग्रह, क्योंकि इनकी बनती नहीं है, ये शत्रु ग्रह हुए। तो जब कुंडली में ग्रह बैठे होते हैं, दो ग्रह बैठे होते हैं, कौन सा मित्र ग्रह है कौन सा शत्रु ग्रह है, उसको हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि भाई अब क्या होता है कि ये वाला हाउस, क्योंकि मित्र ग्रह बैठे हैं तो ये भाव आपका मजबूत हुआ, क्योंकि मित्र ग्रह बैठे थे, भाव को भी मजबूत कर दिया। अब ये शत्रु ग्रह बैठे हैं तो भाव कमजोर हो गया, क्योंकि वो आपस में लड़ेंगे और वो भाव का नाश मार देंगे। भाव कमजोर हो गया, ये भाव मजबूत था। ठीक है, क्योंकि मित्र ग्रह बैठे थे। ठीक है, अब क्या होता है कि सबसे अच्छी जो चीज होती है वो होती है कारक तत्व, कैरेक्टरिस्टिक्स, कारक तत्व। ये ग्रह के जो कारक तत्व हैं ये आपको बहुत ज्यादा दिमाग इसी पर ज्यादा लगाना है और इसको कंठस्थ रखना है। जैसे सूर्य है, सूर्य किस चीज का कारक होता है, सूर्य जो होता है आत्मा का कारक होता है, सूर्य पिता का कारक होता है, सूर्य दाई आंख का कारक होता है, दाई आंख का कारक होता है, सूर्य सरकार को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसके कारक तत्व क्या है ग्रह के, जिससे हम कुंडली पर उसको यूज करेंगे और उससे रीड करना आसान हो जाएगा। फिर आएगा हमारा अगला पार्ट, कारक तत्व समझने के बाद क्या है कि हमको समझना है वक्री ग्रह। वक्री ग्रह का मतलब होता है ग्रह की स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा से, आप कार देख रहे हैं ना, कार अगर स्पीड ज्यादा पर चलती है ना तो उसका टायर उल्टा घूमता हुआ दिखाई देता है। वक्री ग्रह से स्पीड ग्रह की बढ़ जाती है।
ठीक है। वक्री ग्रह का मतलब होता है संघर्ष। संघर्ष कैसे? पिछले जन्म में आपने 12th का प्री बोर्ड एग्जाम दे दिया था। मैं इसको बड़े इजी वे में सिखाता हूँ। प्री बोर्ड एग्जाम दे दिया था। इस जन्म में 12th का आपको फाइनल एग्जाम देने से पहले आप लुढ़क गए, यानी आप निकल गए इस संसार से। लेकिन आपने प्री बोर्ड एग्जाम दे चुके थे पिछले जन्म में, तो फाइनल एग्जाम में तो सबको मालूम है मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, बोर्ड का एग्जाम है बाबा, ज्यादा मेहनत करनी है। तो वक्री ग्रह जो होता है वो आपसे इस जन्म में ज्यादा मेहनत कराता है, इस जन्म में ज्यादा मेहनत कराता है। इसको बोलते हैं वक्री ग्रह। फिर वक्री ग्रह अप एंड डाउन्स भी तो दिखाएगा ना। जैसे आप पढ़ाई करते करते बीच में थक जाते हैं ना, आई टेक सम लिटिल बिट रेस्ट, मैं कुछ आराम कर लूंगा, चाय पी लेता हूँ, थोड़ा सा टहल आता हूँ, फिर पढ़ लूंगा। तो वक्री ग्रह में भी यही होता है, अप एंड डाउन। ठीक है। फिर अस्त ग्रह होता है। अस्त ग्रह दो प्रकार के होते हैं। अस्त ग्रह क्या होते हैं? दो प्रकार के। किसी ग्रह आप देखिए अभी सॉफ्टवेयर पर देखेंगे ना, जैसे बुध के आगे लिखा होगा आ, लिखा होगा यानी अस्त, सिर्फ आ लिखा होता है आ। फिर बुध के साथ ये भी या किसी भी ग्रह के साथ लिखा होता है पूर्ण अस्त। अब ग्रह ही पूर्ण अस्त हो गया, फल कहां से मिलेगा? फल तो गया हरिद्वार गंगा जी स्नान करने, फल तो है ही नहीं उसका, क्योंकि तो पूरा अस्त है, पूर्ण रूप से डेड है। तो डेड ग्रह रिजल्ट थोड़ी देंगे आपको, डेड ग्रह तो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है। इसी तरह क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अस्त ग्रह वगैरह को अच्छे से पढ़ाने के बाद। ग्रह बलि का होते हैं कौन सी ऐसी जगह, जैसे आप अभी इस समय जूम जो है मान लीजिए ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में या जहां जोन सा घर का कंफर्ट जोन लगता है वहीं तो अटेंड करेंगे ना, किचन में थोड़ी जाके अटेंड कर लेंगे जूम। तो जो कंफर्ट जोन होता है उसको बोलते हैं ग्रह का बल प्राप्त होना। जैसे बृहस्पति लगन में बैठता है इसको बल प्राप्त होता है, बुध लगन में बैठता है इसको बल प्राप्त हो जाता है, यानी ये कंफर्ट जोन है इनका। ठीक है। अब सेकंड हाउस में मंगल अशुभ हो जाता है। क्यों अशुभ हो जाता है? यहां पर इसकी दृष्टि आती है जो अशुभ देती है। दृष्टियों में भी क्या होता है, मैं सभी को बताता हूं कि शनि की थर्ड एस्पेक्ट, थर्ड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न इज कॉल्ड लीथल एस्पेक्ट। लीथल का मतलब होता है तबाह कर देगा वो। शनि की सभी ग्रहों की दृष्टियां होती हैं, सिर्फ 3-4 ग्रह ऐसे हैं जिनकी एक्स्ट्रा दृष्टियां होती हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको, सूर्य की सप्तम दृष्टि है, सिर्फ यही देख सकता है। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि है, यही देख सकता है। शुक्र की सप्तम दृष्टि है, वो यही देख सकता, और कहीं नहीं देख सकता। लेकिन क्या है, बृहस्पति जो है वो इधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है। 3 जगह दृष्टि कौन सी हुई? 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि बृहस्पति की शुभ कहलाती है। बृहस्पति जहां देखता है वहां अमृत की वर्षा करता है। शनि महाराज जहां देखते हैं वहां मेहनत मांगते हैं, मेहनत मांगते हैं। बिना मेहनत के आपको कछु नहीं प्राप्त होगा। ठीक है। तो शनि की दृष्टि मेहनत मांगती है और बृहस्पति की दृष्टि अमृत का प्रसाद देती है आपको। फिर आता है इस कोर्स के अंदर पंच महापुरुष राजयोग। पंच महापुरुष राजयोग कैसे होते हैं ये राजयोग? बड़े ध्यान से समझिए। मंगल से रुचक राजयोग होता है, बुध से भद्र राजयोग बनता है, गुरु से हंस बनता है, शुक्र से जो है मालव्य बनता है, शनि से शश नाम का राजयोग बनता है। कैसे? देखो मैं यह बताता हूं। यहां मंगल बैठ गया, उच्च का हो गया,
उच्च के मंगल ने कौन सा राजयोग बना दिया हमारे कुंडली में? रोचक। ये सबसे बड़े राजयोग ज्योतिष के अंदर होते हैं, ये अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। फिर उसके बाद राजयोग का चैप्टर होगा, राजयोग पढ़ाए जाएंगे। कैसे? एक एग्जांपल ही देख लो। दिस इज योर असेंडेंट, द लॉर्ड असेंडेंट इज कॉल्ड द मार्स, योर नाइन्थ लॉर्ड इज बीइंग कॉल्ड जुपिटर। ठीक है, मंगल और बृहस्पति अगर कुंडली में कहीं पे भी इकट्ठे हैं, दे आर क्रिएटिंग राजयोग इन योर बर्थ चार्ट। बस राजयोग क्रिएट कर रहे हैं आपकी कुंडली में। तो ये सभी प्रकार के राजयोग आपको पढ़ाए जाएंगे। फिर आपको नीच भंग राजयोग पढ़ाया जाएगा। नीच भंग, नीच भंग भी पढ़ाया जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ नीच के हो गए, 4 नंबर राशि में, कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। अब मान लीजिए चंद्रमा बैठ गए साथ में, तो अब मंगल नीच का नहीं हुआ, इसका नीच भंग हो गया, क्योंकि मालिक मकान खुद ही बैठ गया ना साथ में, तो नीच भंग नहीं हुआ। ठीक है, अब ये नीच भंग कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल। क्लियर? छोटी छोटी सी चीजें हैं, उसको आराम से हमने समझना है। अब ये फिर उसके बाद आते हैं धन योग। आपको धन योग सिखाए जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए ये मंगल है मालिक इसका, मेष का, इसका मालिक कौन है? शुक्र है। ठीक है, अब कहीं पे भी बिठा लो मंगल शुक्र को, मान लीजिए मंगल और शुक्र यहाँ बैठ गए कुंडली में कहीं पे भी। ठीक है, तो मंगल और शुक्र मिल करके क्या हुआ? एक बहुत बड़ा धन योग बन गया। किसका बन गया? जातक का बना। क्यों बना? क्योंकि लगन जो है आपका, लगन आपका त्रिकोण भी है और केंद्र स्थान भी है। लगन क्या है आपका? त्रिकोण। दूसरा क्या है? केंद्र स्थान भी है। तो ये डबल इंपैक्ट रखा, तो ये काफी प्रबल राजयोग बना। क्या बना? प्रबल राजयोग। सिंपल सी छोटी छोटी सी चीजें क्लास में तो बहुत इजीली आपको समझाया जाएगा। फिर उसके बाद ये आता है कि हमको मांगलिक दोषा, मांगलिक दोष पढ़ाया जाएगा। मांगलिक दोष मंगल से। ठीक है, मान लीजिए किसी की कुंडली में 7th हाउस में मंगल बैठा है, तो व्यक्ति मंगलिक है, मंगलिक है व्यक्ति। अब ऐसे योग भी होते हैं जिसमें वो मंगलिक बनता ही नहीं है। कैसे नहीं बनता? अगर मैं लगन में मेष राशि का ही मंगल है तो व्यक्ति नॉन मंगलिक है। दिस मैन इज नॉन मंगलिक। क्लियर हुआ? यहां पर दूसरी राशि थी, यहां इसकी अपनी राशि थी, तो यहां पर नॉन मंगलिक हुआ। ऊपर से इसने रुचक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण किया, रुचक राजयोग का भी निर्माण कर दिया, तो ये व्यक्ति मंगलिक नहीं है। हमें आधा कंफ्यूजन तो मंगलिक में ही हो जाता है। फिर आते हैं हम, ये लगन है आपका मेष लगन। क्लियर है? अभी एक सेकंड रुकिए, मैं एक और चार्ट आपके लिए लगाता हूं, जिससे ये पीपीटी आपको क्लास में मिल जाएगी सारी। हाँ, ये आ गया। ठीक है, अब इसको समझते हैं आराम से। देखो ये मेष लगन है, किसी का मान लीजिए कर्क लगन हो गया। ठीक है, तो इस लगन में योग कारक ग्रह कौन से होंगे? योग कारक ग्रह वो समझेंगे। जैसे इस लगन में मान लीजिए बृहस्पति जो है भाग्य का मालिक है, भाग्य का स्वामी है, तो इस कारण से ये योग कारक ग्रह बन गया। कौन बन गया? बृहस्पति। योग कारक ग्रह कौन बन गया? बृहस्पति। ठीक है, कारक ग्रह हो गया बृहस्पति। अकारक ग्रह क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। अकारक ग्रह, इस कुंडली में अकारक ग्रह कौन बनता है? शुक्र बनेगा। क्यों शुक्र बनेगा? शुक्र जो है मारक भाव का स्वामी है। मारक भाव भी पढ़ाया जाएगा कोर्स में। शुक्र जो है शत्रु है मंगल का, मित्र नहीं है, शत्रु है। तो मारक भाव का भी स्वामी बना दूसरे हाउस से, 7th हाउस से भी वो मारक बना।
तो ये अकारक ग्रह हुआ किस लगन के लिए? मेष लगन के लिए। सिंपल सी बात है। मेष लगन का कारक ग्रह एक क्या बना? बृहस्पति। अकारक ग्रह क्या बना? शुक्र। ठीक ऐसे ही पूरे 12 लगन आपको पढ़ाए जाएंगे। 12 लगन 12 ascendant will be taught you। ठीक है, ये आपको पढ़ाए जाएंगे 12। ठीक है, फिर आपको पढ़ाया जाएगा शनि महाराज जी की 7.5। जैसे शनि महाराज अभी जो है मकर में विराजमान है। ठीक है, अब किसी का चंद्रमा यहाँ पर है, किसी का चंद्रमा यहाँ पर है, किसी का चंद्रमा मान लीजिए यहाँ है, तो 7.5 चल रही है ना उसकी, यानी 7.5 years 7.5 का होता है। तो 7.5 का आपको ये समझाया जाएगा कि ये 7.5 आपके लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 7.5 भी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, हमेशा 7.5 नेगेटिव नहीं होती। जो लोग नेगेटिव कहते हैं वो इंदिरा गांधी की कुंडली चेक कर लें, वो 7.5 में ही प्रधानमंत्री बनी थी, और मिस्टर मोदी भी हैं उसमें। तो 7.5 शुभ है या अशुभ है ये भी समझना बहुत जरूरी है 7.5 के लिए। फिर आपको हम तिथियों के बारे में बताएंगे। तिथि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तिथि क्या? जैसे पहली है रिक्ता तिथि। रिक्ता में कभी कोई काम नहीं करते, जो भी काम करेंगे उसका फल शून्य है, उसका फल क्या आएगा? 0 आएगा रिजल्ट। तिथियों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद पूर्णा तिथि। पूर्णा तिथि का अर्थ है कि जो भी काम करेंगे उसका पूर्ण फल, उसको बोलते हैं पूर्णा तिथि। फिर आता है तीसरे नंबर पर जया तिथि। जया तिथि का ज्यादातर इस्तेमाल कोर्ट केस में आप कर सकते हैं। क्लियर? कोर्ट केस में कि मेरी जय हो। फिर आता है हमारी नंदा तिथि। इसमें सभी काम शुभ हो जाते हैं ऑलमोस्ट। बेसिकली तो इसमें कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादा फलित होता है, अच्छा कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, फिर लास्ट के अंदर आपको भगवान श्री राम जी की कुंडली पढ़ाई जाएगी, श्री राम जी की कुंडली, और आपके साथ उस पर डिस्कशन होगा कि सर अब आप बताइए कि राम जी की कुंडली में ग्रह कहाँ देख रहे हैं, दृष्टि कहाँ है, ठीक है, और शत्रु ग्रह कौन से हैं, कारक ग्रह कौन से हैं श्री राम जी की कुंडली के। ये सारा आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा राम जी की कुंडली के ऊपर। और ये एक क्लास के अंदर जब ये डिस्कशन हो जाता है तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है कि मेरे को क्या एबीसीडी भी आई कुंडली की, या फालतू में टाइम वेस्ट किया मैंने क्लास में आके। क्लियर हुआ सबको? एनीवन हैविंग ए क्वेश्चन कैन रेज ए हैंड, विल हैव अ डिस्कशन ऑन इट। हाँ जी, किसी का कोई क्वेरी है, यू मे रेज ए हैंड। हाँ जी बोले। हाँ जी, मयूर पांड्या जी बोलिए। अरे मने मने ये खंगेरा दास आप बोले, क्या कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा, क्लास कब तक चलेगा सर? क्लास होगा कल स्टार्ट, मैं बता रहा हूं आपको, एक सेकेंड। क्लास विल बी स्टार्ट मंडे को होगा। मंडे को 8:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगा। शाम को 8:30 से 9:30 क्लास होगा, और ये क्लास डेली होगा। डेली 5 डेज तक का क्लास होगा। 5 डेज का मतलब है मंडे टू फ्राइडे का कोर्स है। आराम से पढ़ाया जाएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, कोर्स फी है आपकी जो है वो है 2111 कोर्स फी है, जिसमें आप आराम से अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो एस्ट्रोलॉजी के। और पर्सनल अटेंशन तो 100% कंफर्म है। पर्सनल अटेंशन तो सभी को मिलता है। इसमें कोई हमें प्रेडिक्शन का भी बताया जाएगा? नहीं सर, प्रेडिक्शन बेसिक में नहीं आता सर। प्रेडिक्शन के लिए तो वक्त लगता है सर।
राइट उसके बाद कई कोर्सेस होते हैं, उसके बाद जाके प्रेडिक्शन आती है सर। प्रेडिक्शन इससे नहीं है। ठीक है सर। हाँ, मैंने तो ज्वाइन कर लिया है। हाँ, आपका तो इसमें। एनरोलमेंट हो चुका, आपने तो एडवांस में एनरोलमेंट करा तो लिया सर, था। हाँ सर, हाँ। हाँ, कोई नहीं, कल से क्लास स्टार्ट होगा 8:30 पर। आप क्लास में जुड़ो, हर पॉइंट को समझो और पढ़ो। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है इजीली। सर। हाँ, हाँ। एनीवन हैविंग ए क्वेश्चन? और सर, हाँ, दूसरा, आपने उस दिन बोला था कि जो स्क्रीनशॉट है मेरा वो भी काइंडली भेज देने से अच्छा होगा व्हाट्सएप में, जो मेरा कुंडली का है। समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? मैंने जो स्क्रीनशॉट भेजा था आपको इसके कुंडली का, हम्म। उसको दूसरा वाला आपने वो निकाला निकाला, वो आपने बोला था। अरे मैंने आपको बोला था मेरे को फोन कर लेना, आप फोन ही नहीं करते हो, दिक्कत वही है। ना, आप बिजी रहते हैं ना, नहीं नहीं, इसलिए मैं करने उठा के लिए। लूंगा फोन, अगर मैं बिजी नहीं है तो मैं फोन उठा लूंगा। आई विल पिक योर फोन। ठीक है, ठीक 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 है सर, थैंक मैं कॉल करूंगा आपको। थैंक यू सर, ठीक, थैंक यू। थैंक यू, थैंक हाँ, यू। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट। गुड नाइट सर।